हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम जीएस में ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग पेशेंस के साथ ध्यान से फोकस होकर समझना, सब कुछ समझ में आएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम डिटेल में कवर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, जियोग्राफी। ठीक, तो ये जो जियोग्राफी होता है, ये सबसे पहले तो ये समझो, ये दो वर्ड से मिलके बना है ना, एक जियो अब एक ग्राफी। जियो का सिंपल सा जो मतलब होता है ये जियो। ठीक, अब उसके बाद ये जो ग्राफी होता है, ये जो ग्राफी है, एक टर्म होता है ग्राफिया, एक टर्म है ग्राफिया, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है, ग्राफिया से। अब ये जियो का मतलब होता है, ये तो सब जानते हो ना, इसका मतलब होता है अर्थ। ये जो ग्राफिया होता है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। हिंदी में इसको बोल सकते हो वर्णन, हिंदी में इसको बोल सकते हो वर्णन। तो इन दोनों को मिला के ही हमारा पूरा का पूरा जियोग्राफी बनता है ना। तो अब इन दोनों वर्ड की हेल्प से तुम क्या इसको कह सकते हो कि ऐसी स्टडी, ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम पूरे अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ें, मतलब पूरे अर्थ का एक एक डिटेल में वर्णन पढ़ें, उसी को बोला जाता है ज्योग्राफी। समझे ना, उसी को बोला जाता है क्या, ज्योग्राफी। समझ गए ना, अर्थ का पूरा एक एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन ही बोला जाता है जियोग्राफी। तो अब तुम इसमें क्या क्या वर्णन में क्या क्या आ जाएगा। देखो, अर्थ के सारी पूरे नीचे जितना चीज़ें हैं, नीचे की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर ये पूरा हमारा सरफेस की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सरफेस के बिलो मतलब ये नीचे की सारी चीज़ें, फिर सरफेस की ग्राउंड की मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर की, बादल की कैसे, बारिश कैसे, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म और होता है, तुम लोग सुने होंगे, जियोलॉजी। ये जो जियोलॉजी होता है, ये क्या होता है, जियोग्राफी हो गया। इसके बाद एक सब्जेक्ट जो होता है जियोलॉजी, इसमें क्या होता है, देखो जियोलॉजी भी ऐसे ही अगर इसको करें अलग अलग, तो ये दो टर्म से मिलके बना है। इसका मतलब एक तो पहला तो कॉमन है जियो, और ये जो लॉजी होता है, ये लॉगस एक वर्ड होता है, ये इससे मिलके, इससे डेराइव होके बना है, इससे लिया गया है। अब ये जो जियोग्राफी का मतलब है, इसका भी यहाँ पे मतलब क्या होगा, सीधा सा अर्थ, इसका भी सीधा सा मतलब यहाँ पे अर्थ होगा। और ये जो लॉगस होता है, लॉगस का क्या मतलब होता है, लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे ये लॉजी लिया गया है। लॉगस एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे लॉजी लिया गया है। इसका मतलब जो होता है टू स्टडी। तो बस सिंपल सा यहाँ पे क्या तुम कह सकते हो कि अर्थ के बारे में स्टडी करना ही बोला जाता है जियोलॉजी। अर्थ के बारे में यही कह सकते हो ना, टू स्टडी का मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करना ही जियोलॉजी बोला जाता है। समझे ना, सॉरी, उसको जियोलॉजी बोला जाता है। अब तुम ये बोलोगे डिस्क्रिप्शन स्टडी लगभग कुछ सेम ही तो है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो हाँ देखो, डिफरेंस क्या है, ये जो जियोलॉजी होता है, इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ अर्थ, इसमें अर्थ की स्टडी की जाती है, बट ध्यान रखना, बट ओनली 18 किलोमीटर डेप्थ। मतलब जियोलॉजी में धरती से, जहाँ पे हम रह रहे हैं ग्राउंड से 18 किलोमीटर डेप्थ तक की ही स्टडी जियोलॉजी में की जाएगी। बट यहाँ पे जियोलॉजी में क्या होता था कि सरफेस से कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती थी, 18 नहीं, जितनी सरफेस से हम कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल है, सारी वो जो स्टडी है वो कहाँ पे होती है, जियोग्राफी में। समझे ना, तो मेन जो बेसिक सा डिफरेंस है इतना ही है कि जियोलॉजी में केवल 18 किलोमीटर तक की स्टडी करते हैं, बट जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर हम पूरी कंप्लीट स्टडी करते हैं होल अर्थ की ना। ठीक, तो ये बात हो गई जियोग्राफी और जियोलॉजी की। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं। ये जो वर्ड यहाँ पे मैं लिखा था जियोग्राफी,
ये जो जियोग्राफी वर्ड होता है, सबसे पहले एक आदमी थे इरेटोस्थनीज करके एक आदमी थे। इन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया। सबसे पहले इन्होंने इरेटोस्थनीज ने यूज़ किया था। तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने यूज किया था, तो इसीलिए इरेटोस्थनीज को ही फाउंडर ऑफ जियोग्राफी या फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत जगह पूछा जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ जियोग्राफी या फादर ऑफ जियोग्राफी। तो आंसर हमारा क्या होगा? इरेटोस्थनीज। क्या होगा आंसर? इरेटोस्थनीज। ये समझ गए ना? अब देखो, अब और ध्यान से सुनना। ये जो हम जहाँ पे रहते हैं पहले उसकी बात करते हैं, सरफेस की, और सरफेस के नीचे की बात बाद में करेंगे। पहले अपने सरफेस की बात करते हैं। तो तुम देखते होगे क्या होता है कि सबसे पहले एक ऐसे कई सारे ऊंचे पर्वत होते हैं ना, कई ऊंचे पर्वत होते हैं। फिर पर्वत के बाद अगर तुम और नीचे आओ तो फिर तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे एकदम प्लेन सरफेस वाले ये माउंटेन होते हैं। माउंटेन से थोड़ा सा कम हाइट वाले प्लेट्यू होते हैं ना, इनको हिंदी में बोलते हैं पठार। माउंटेन से कम हाइट के, थोड़ा सा उससे कम हाइट में एकदम प्लेन सरफेस में फिर तुमको पठार मिलेगा। अब पठार के बाद फिर क्या मिलेगा तुमको? ये जहाँ पे हम रह रहे हैं, मतलब पूरा ग्राउंड या सरफेस मिलेगा। ये कहीं पे तुम देखोगे ये ऊंचा है, कहीं पे तुम देखोगे कि ये कुछ ऐसा थोड़ा सा नीचा करके हो जाएगा। तो ये जो होता है ये ग्राउंड या सरफेस फिर तुमको मिलेगा जहाँ पे हम रहते हैं। कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा होता है ना, तो ये पूरा ग्राउंड वाला पार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये पठार का है, ये माउंटेन का है, ये ग्राउंड का है। जैसे ही तुम ग्राउंड से और अगर बात करोगे तो तुमको इस पूरे ग्राउंड में एक तो ये तो पूरा लैंड पार्ट हो गया। ये पूरा कैसा पार्ट है? लैंड एरिया है, ठीक। यहाँ पानी नहीं होता। अब इसके नीचे जो होता है, ये ऐसे माउंटेन, ये ओशियन का सरफेस होता है। यही होता है ना। तुम देखोगे अगर कहीं समुद्र के किनारे पे जाओगे, समुद्र के तट में जाओगे तो क्या होता है? समुद्र के तट में जाओगे तो क्या होता है? ये जो ज़मीन होती है उसी के से पूरा एक लगा उसका एक सरफेस होता है, एकदम पूरा दूर तक रहता है ना, कुछ दिखता नहीं है। तो ये सरफेस होता है। लेकिन इस सरफेस के जो नीचे होता है ये और गहरा होता है। मतलब जितना हमारा ग्राउंड है उससे यहाँ का ये जो ओशियन का जो सरफेस होता है ये और नीचे गहरा होता है। तो ये कुछ ऐसा पार्ट होता है, ये ऐसे करके ऐसे होता है। अब ये वाला जो इसका पूरा पार्ट होता है इसको ओशियनिक स्लोप बोलते हैं, या और इसके जो ऊपर का पार्ट होता है उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। और इसके बाद ये जो समुद्र का सबसे गहरा वाला पार्ट होता है इसको ट्रेंच बोलते हैं, उसको ट्रेंच या हिंदी में इसको गर्त बोलते हैं, गर्त। तो ये थोड़ा सा बस यहाँ पे एक ये क्वेश्चन ध्यान रखने लायक है, इंपॉर्टेंट है कि समुद्र का जो सबसे गहरा पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ट्रेंच या गर्त, ठीक। बाकी ये वाले जो पार्ट होते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशियनिक स्लोप, और ये जो यहाँ पे आता है इसको तट बोलते हैं, और मैदान, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम इसमें एक एक करके सब बाद में देखेंगे। तो समझ गए ना? ये जो सबसे ऊंचा होता है माउंटेन, फिर उसके बाद पठार मतलब प्लेट्यू, फिर उसके बाद हम जहाँ पे रहते हैं सरफेस, फिर उसके बाद ओशियनिक का सरफेस, और ओशियनिक सरफेस के नीचे कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशियनिक स्लोप और ट्रेंच, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो हमको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में ज्योग्राफी में पूरा पढ़ना होगा, ठीक, एक एक करके, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओशियन के बारे में पहले ओशियन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। इतना समझे ना? अब देखो ओशियन के बारे में हमको पढ़ना है। तो ओशियन के बारे में पढ़ने के लिए ज्योग्राफी में जो एक पूरी यूनिट होती है ये उसको बोला जाता है ओशियनोग्राफी।
उसको बोला जाता है ओशियनोग्राफी। मतलब इसमें देखो तुमको नाम से ही क्लियर लग रहा है, ओशियनोग्राफी में क्या पढ़ेंगे हम, मतलब एक ओशियन के बारे में कंप्लीट स्टडी, जो जो चीज़ें ओशियन के बारे में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम ये ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे। तो इसको तुम क्या कह सकते हो, टू स्टडी अबाउट ओशियन, टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट। मैं यहाँ पे एक और वर्ड ऐड अपने से किए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। ओशियन के बारे में सारी चीज़ें जो पढ़ने की जो स्टडी होती है उसी को बोला जाता है ओशियनोग्राफी। अगर इसका एक्चुअल डेफिनेशन देना चाहो तो तुम क्या कह सकते हो, द साइंस ऑफ ओशियन, मतलब समुद्र के बारे में, समुद्र का जो साइंस है वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी में। अगर तुमसे कोई ओशियन बोले मतलब सागर या महासागर ऐसा कुछ बोले तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली पिक्चर क्या बनती होगी कि चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, जहाँ पे देखो वहाँ पे हर जगह पानी ही पानी, यही पिक्चर बनती है ना। अगर ओशियन या सागर या महासागर का नाम किसी ने लिया तो तुम्हारे माइंड में जो पिक्चर बनती है वो कैसी पिक्चर बनती है, ऐसी ही बनती है ना, चारों तरफ पानी पानी। तो अब उस पानी में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो, ये जो ओशियनोग्राफी है इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमको अच्छे से क्लियर होगा। एक मैं इसको बनाए दे रहा हूँ, एक फिजिकल पार्ट हो, एक इसका ओशियन का फिजिकल पार्ट, और एक हो गया केमिकल पार्ट, एक केमिकल पार्ट बोल दो, और एक इकोलॉजिकल पार्ट, एक इकोलॉजिकल पार्ट। तो ये सारी चीज़ें, फिजिकल पार्ट, केमिकल पार्ट और इकोलॉजिकल पार्ट, हर जगह तुम देखते होगे, कोई भी चीज़ पढ़ो तो वहाँ पे तुमको फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ऐसे हर फिजिकल केमिकल में डिवाइड कर देते हैं ना। तो ये फिजिकल क्या होती है, ये फिजिकल क्या होती है, केमिकल क्या होती है, इकोलॉजिकल क्या होती है, आज ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें फिजिकल की तो फिजिकल का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इस अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं और वो नेचर द्वारा क्रिएटेड हैं। फिजिकल में क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट, ये ओशियनोग्राफी के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं और नेचर द्वारा क्रिएट की गई हैं उसी को बोला जाता है फिजिकल पार्ट। वही सारी चीज़ें हम इसको फिजिकल पार्ट में पढ़ेंगे। अगर जैसे इसको हमें डिफाइन करना है तो यहाँ पे हम इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पहला चीज़, तो पहला पॉइंट हमको ये दिखना है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, मतलब हमारे इस अर्थ में, हमारे इस संसार में, वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। अब पहली जो दूसरा इसका जो पॉइंट होगा वो नेचर क्रिएटेड हो, जो नेचर द्वारा क्रिएटेड हो। जैसे इसमें क्या हो सकता है, कोई समुद्र हो सकता है, देखो एक तो होता है महासागर, वो बड़ा पार्ट होता है, उसी के अंदर समुद्र होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर द्वारा ही क्रिएट किया गया है, लेकिन उसका जो अलग अलग नाम होता है, कोई आदमी वहाँ पे गया, वो देखा कि ये देखो ऐसे होता है, ये पूरा एक मान लो जैसे बड़ा सा महासागर है, अब इसी में पानी 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 चारों तरफ भरा है ना, लेकिन इसी में से कुछ पार्ट ऐसा है जिसके पानी की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, अब इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है, या किसी पार्ट द्वारा ये अलग से सेपरेट होता है, तो अलग से सेपरेट होता है, ऐसा हो सकता है ना कि किसी अलग प्रॉपर्टी द्वारा ये अलग से, तो मतलब उसी महासागर में से कुछ ऐसा पार्ट है जो या तो अलग, उसके पानी की अलग किसी प्रॉपर्टी है, या तो वो किसी अलग पार्ट द्वारा सेपरेट होता है, तो उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, तो उसको लोग बोलने लगते हैं समुद्र। समझे ना, उसको बोलने लगते हैं समुद्र। तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अपन पहले से एग्जिस्ट करती हैं, बस आदमी क्या करता है उसको नाम दे देता है, तो ये इसको बोला जाएगा फिजिकल पार्ट। तो इसमें हम देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिकल पार्ट में क्या पढ़ेंगे, मैं अभी तुमको बताया ओशियन हो गया, इसके बारे में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब इसमें
कई सारे डिवीज़न तो होते हैं, ये इसके जस्ट बाद आएगा, मैं अभी इसको सब बताऊंगा। ओशियन क्या होता है, ओशियन के डिवीज़न क्या होते हैं, फिर इसके बाद टाइड क्या होता है, फिर इसके बाद सुनामी जो आती है, सुनामी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसी में पढ़ी जाती हैं। ओशियनिक करंट एक होती है ना, जो चक्रवात हो गया, ये पानी बरसाने के लिए मानसून जो आता है, इन सब के लिए यही ओशियनिक करंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें। और अगर पानी का जो मूवमेंट होता है, इसके मूवमेंट से क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल पार्ट में देखेंगे। ओशियन इसका डिवीज़न, टाइड, सुनामी और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पूरा नहीं लिखा। उसके बाद देखो केमिकल पार्ट में क्या आएगा कि मतलब ऐसा पार्ट जिसमें ह्यूमन कुछ प्रोसेस करने के बाद समुद्र से वो करे। जैसे इसमें कोई रिसोर्स अगर हमको फाउंड करना है, अगर हमको कोई यहाँ पे फाउंड करना है, तो ये सारी चीज़ें केमिकल पार्ट में आ जाएंगी। अब उसके बाद देखो समुद्र से नमक निकाला जाता है ना, तो नमक डायरेक्टली तो निकाल नहीं दिया जाता है, ऐसे पड़ा है जाके उठा लो, तो कुछ ना कुछ नमक निकाला जाता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस की जाती होगी ना। अब जहाँ पे प्रोसेस का नाम आया तो मतलब क्या होगा, केमिकल। तो इसीलिए नमक जो होती है कैसे कौन सा फैक्टर होता है, किसमें ज़्यादा नमक है, किसमें कम नमक है, सैलिनिटी एक फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब उसके बाद देखो तीसरा जो पार्ट इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, देखो नदियां हैं, सारी रिवर्स होती हैं ना, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रिवर्स हैं। ये रिवर्स जो हैं एक किसी प्लेस से पर्टिकुलर प्लेस से निकल के जाके यही समुद्र में ख़त्म होती है ना। मैक्सिमम रिवर तुम देखोगे समुद्र में ही जाके ख़त्म होती हैं, वहीं पे जाके गिरती हैं। अब देखो मैं सबसे फेमस गंगा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये उत्तराखंड से चल के कितना सारा रास्ता ट्रेवल करने के बाद यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं ना, बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो अब तुम ये बताओ, बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती हैं तो रास्ते में कितनी सारी चीज़ें इस नदी के अंदर गिराई जाती होंगी, ना, बहुत सारा। तो पानी का बिहेवियर में चेंज आता होगा ना। अब बिहेवियर में चेंज आएगा तो अब इससे बाद जब यही पानी जाके यहाँ पे समुद्र में जाके गिरेगा तो पानी का बिहेवियर भी चेंज होगा। तो कहीं पे उसका पानी एसिडिक हो जाता है, कहीं पे बेसिक हो जाता है। तो ये सारा जो उसका नेचर है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिकल पार्ट में पढ़ेंगे। अब इसके बाद बारी आती है इकोलॉजिकल में। तो इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना। तो समुद्र के अंदर जितने भी एनिमल्स मिलते हैं उनके बारे में स्टडी हम कहाँ पे करेंगे, इकोलॉजिकल पार्ट में। अब जैसे समुद्र का एक सबसे छोटा सा जीव होता है, उसको कोरल बोलते हैं। ये सारी बाकी के जो ये सारी फिशेस हैं, ये इन सब के बारे में जो जितने भी मतलब तुम कह सकते हो समुद्र के मतलब ओशियन के वो एनिमल्स होते हैं, उनकी स्टडी हम इकोलॉजिकल वाले पार्ट में करेंगे। समझे ना। तो ये हो गया हमारा इसका डिवीज़न, फिजिकल डिवीज़न, केमिकल डिवीज़न और इकोलॉजिकल, किसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें एक पिक्चर में आपको बताया, सब क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जैसे ही तुम्हारे मन में तुम्हारे सामने कोई ओशियन वर्ड बोला तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बनती होगी ना कि पानी, सारी चीज़ें पानी से मिलके बनी, पानी है। तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर बॉडी। एक ऐसी पिक्चर बनती है ना जहाँ पे केवल और केवल तुमको पानी ही पानी दिखता है। तो अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो वाटर बॉडी कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, अब ध्यान से सुनना। वाटर बॉडी को मैंने दो टाइप में कैटेगराइज किया है। एक तो कॉन्टिनेंट वाटर बॉडी और एक मैं बनाए दे रहा हूँ ओशियन वाटर बॉडी। ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं समझने के लिए मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ। देखो जैसे तुम अपने गांव में, घर में, अगल बगल कहीं पे देखते होगे कि पानी होता है, पानी कहीं जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है। नाली का पानी, कहीं का कैसा भी पानी हो, एक जगह कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो इकट्ठा वाला पार्ट एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, उसी को लोग क्या बोल देते हैं, पॉन्ड, तालाब बोल देते हैं ना, उसी को तालाब बोल देते हैं। तो तालाब भी एक तरह की क्या हुई, वाटर बॉडी हुई। उसी तरह झील हो गई, ये सारी हमारी नदियाँ हो गई, ये
जितनी भी तुम ग्राउंड में मतलब सरफेस में वाटर के बॉडी देखते हो उन्हीं को कॉन्टिनेंटल वाटर बॉडी बोला जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, झरना हो सकता है, नदी हो सकती है, तो ये सारा बोला जाएगा कॉन्टिनेंटल वाटर बॉडी। समझे ना। अभी हम इसको हम अभी नहीं पढ़ना है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। अभी हम ओशियन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ओशियन में ओशियनिक वाटर बॉडी पढ़ेंगे। अब ओशियनिक वाटर बॉडी में क्या हो सकता है, ओशियनिक वाटर बॉडी में क्या हो सकता है, देखो अभी मैं तुमको बताया ना कि एक होगा महासागर, वो बहुत बड़ा पार्ट होगा, तो ये एक तरह का महासागर जो होगा एक तरह का क्या होगा, वाटर बॉडी ही तो है, वाटर बॉडी ही तो है। अब इसी में से कुछ पार्ट में समुद्र होगा, कहीं पे कोई खाड़ी होगी, कहीं पे कोई गल्फ होगी, कहीं कोई वाइट होगा, ऐसे अलग अलग उसी पूरे महासागर में से कुछ पार्ट अलग अलग निकाल के उसको अलग नाम दे दिया जाएगा ना, तो इन्हीं को हम अलग अलग वाटर बॉडी बोलेंगे। जैसे क्या तुमसे कोई पूछे कि कोई ओशियन से रिलेटेड वाटर बॉडी बताओ, तो तुम क्या बताओगे, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, महासागर, सागर, कोई खाड़ी हो सकती है, कोई गल्फ हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई बाइट हो सकता है, कोई क्रीक हो सकता है। ये बाइट क्रीक क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। तो ये सारे ओशियन के पूरी की पूरी वाटर बॉडी हो सकती हैं। अब देखो, अब अभी एक टर्म हमने यूज़ किया था वाटर बॉडी में, बे मतलब खाड़ी। हमने अभी खाड़ी बोला ना, खाड़ी, तो ये खाड़ी होती क्या है, कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये खाड़ी है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये खाड़ी है, ये क्या है, एक जल संधि स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट, तो वो सारी चीज़ें वाटर बॉडी के अंदर ही आएंगी। ठीक, जल संधि, वो सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना, अब अभी खाड़ी समझ रहे हैं हम, खाड़ी को कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये जो पार्ट है ये खाड़ी बोला जाएगा। ध्यान से सुनो, देखो होता क्या है, ये कोई भी पार्ट हो, कोई भी अगर वो बॉडी है तो उसके टोटल 4 पार्ट होते हैं। ठीक, 1 2 3 4, उसके 4 पार्ट होते हैं ना। अब इन 4 पार्ट में से अगर किसी भी साइड का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी रीजन का अगर जो 3 पार्ट है, किसी भी रीजन का 3 पार्ट है वो लैंड हो और चौथा जो पार्ट है वो वाटर हो, और इस साइड के अंदर जो है पानी भरा हो, इस साइड के अंदर जो है पानी हो, तो क्या तुम समझे कि ऐसा रीजन, ऐसी साइट जिसका 3 पार्ट लैंड एरिया हो, जिसका 3 पार्ट लैंड एरिया हो मतलब स्थल हो, मतलब जमीन हो, और 1 पार्ट वाटर हो, 1 पार्ट ही, फिर इसके बाद चारों तरफ ये वाटर ही तुमको दिखेगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे बनता है तो उसको बोला जाता है बे, मतलब उसको बोला जाता है खाड़ी। समझे ना। तो अगर तुमको डिफाइन करना हुआ, खाड़ी किसे बोलते हैं, तो तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, रीजन इन ओशियन whose 3 sides आर लैंड, जिसका 3 पार्ट लैंड हो, एंड 1 साइड, और उसकी एक पार्ट आर वाटर, एक पार्ट उसका वाटर हो, तो उसको बोला जाता है खाड़ी। अभी देखो मैं तुमको कैसा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ये स्क्वायर टाइप में बना के दिखाया था ना, ये लैंड पार्ट था, ये लैंड पार्ट था, ये वाटर पार्ट था। तो मैं तुमको समझने के लिए स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था। ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा तुमको स्क्वायर। ये एक्चुअल में होता कैसा है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये कुछ इस टाइप का मिलके बनाता है। अभी मैं तुमको सब दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ, तो सब समझ में आएगा। देखो ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोला जाता है खाड़ी, इसी को बोला जाता है खाड़ी। अब ये जो खाड़ी भी है ये कौन सी, जैसे कोई इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या सबसे बेस्ट जो है हमारी गंगा नदी है ना। गंगा नदी कहाँ पे जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ना। तो वो जो खाड़ी है
वो कैसा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, 3 पार्ट उसमें लैंड होगा, 1 पार्ट वाटर का होगा। अब एक जो दूसरा है, एक होता है दूसरा हडसन बे, एक हडसन बे होता है। और उसके बाद ये जो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सारी होती है ना। तो ये जो पूरा, ये इसका क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है, समझे ना। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 3 पार्ट लैंड एरिया होगा, चौथा जो पार्ट होगा ये पूरा का पूरा वाटर होगा, इसके चारों तरफ फिर तुमको वाटर ही दिखेगा, समझे ना। अब देखो ये जो हडसन बे है ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, सबसे पहली चीज़ तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के ऊपर पड़ती है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बे है, समझे ना। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट खाड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बे मतलब खाड़ी कौन सी है, तो क्या बोलोगे, हडसन की खाड़ी। कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे, कनाडा के ऊपर, समझे ना। तो ये सारी बात हो गई हमारी खाड़ी की। अब देखो मैं तुमको मैप में इसका दिखाता हूँ कैसा इसका वो होता है, ध्यान से सुनो। ये एक इसका मैप है, देखो। अब ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा। अब इसमें तुम क्या देखोगे, इसका जो ये वाला पार्ट है, ईस्ट ये वेस्ट वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में तुमको क्या दिखेगा, पूरा का पूरा भारत है ना, ये पूरा भारत है। तो यहाँ पे लैंड एरिया होगा ना, ये पूरा लैंड एरिया होगा। अब फिर इसके तुमको इसके ऊपर नॉर्थ में क्या दिखेगा, नॉर्थ में ये बांग्लादेश है, इंडिया का कुछ पार्ट है, म्यांमार का कुछ पार्ट है। तो नॉर्थ में भी देखो लैंड बॉडी तुमको देखने को मिल गई। अगर इसके फिर ईस्ट वाले पार्ट की बात करें, तो देखो ये पूरा का पूरा म्यांमार नीचे यहाँ तक आया है ना, म्यांमार आया है ना। तो ये जो म्यांमार है, तो इधर भी ये भी लैंड पार्ट हो गया। तो देखो 1 2 3, इसके 3 पार्ट लैंड एरिया हैं। ये पार्ट लैंड है, ये पार्ट लैंड एरिया है, ये पार्ट। और इधर जो है कोई लैंड पार्ट नहीं, इधर पूरा का पूरा वाटर है। तो 3 पार्ट लैंड एरिया कवर किया है, 1 पार्ट वाटर। तो ऐसी जहाँ पे भी सेफ बनेगी, जहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलते हैं खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इसी तरह मन्नार की खाड़ी, हडसन खाड़ी, ये सारी इसी तरह इसमें इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं, समझ गए ना। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। आई होप सबको ये बंगाल की खाड़ी ये खाड़ी क्या होती हैं ये सबको समझ में आया होगा। ये खाड़ी की तरह ही और टर्म होता है, अब उसको हम ध्यान से समझते हैं। देखो ये जो खाड़ी होती हैं, इनको बे जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, बे जो होती हैं। देखो नदियाँ जो होती हैं, जो रिवर्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, मान लो उत्तराखंड से गंगोत्री से वो निकल के आगे गंगा बढ़ती हैं, तो कितना रास्ता ट्रेवल करती हैं, कितना रास्ता ट्रेवल होता है ना। अब देखो रास्ता जब ट्रेवल होता है तो बीच में यूपी से पास होती हैं, बिहार से पास होती हैं, बंगाल से पास होती हैं। तो ये हमारे जो ग्राउंड है, इसके सरफेस के कुछ सेडिमेंट ले जाती हैं ना, तो सेडिमेंट ले जाती हैं। तो वो सेडिमेंट जो, देखो ध्यान समझना, ध्यान से ऐसे ये मैं इसको 2 पार्ट में मैं तुमको समझाऊंगा, 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज करते हैं। ये मान लो ये कोई एक खाड़ी है, ये लैंड पार्ट है, और यहाँ पे पूरा हमारा क्या है, वाटर भरा है। ये पूरा हमारा ये क्या है, वाटर है। तो होता क्या है, कोई नदी आके यहाँ पे गिरेगी। अब नदी अपने साथ क्या लाएगी, सेडिमेंट लाएगी, मिट्टी लाएगी, कंकड़ लाएगी, पत्थर लाएगी, यही सब सारी चीज़ें लेके आती है ना। पानी जैसे जैसे बहता है, तो पानी के साथ साथ वो भी बह जाता है ना, वो भी। अब पानी जहाँ कम होता है वहाँ पे तो और ज़्यादा मिट्टी, बालू, पत्थर ये सब जाता है। तो होता क्या है कि जब नदियाँ आके गिरती हैं इसमें, तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट लाती हैं। तो वो जो सेडिमेंट होता है वो इस पानी को, अगर मान लो पानी कम है,
तो समुद्र का ये जो खाड़ी का पानी कम है तो ये सेडिमेंट इसके कॉर्नर पे मतलब तट पे जमा हो जाता है, ऐसे जमा हो जाता है। तो जब ये जमा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है ना कि इसका जो शेप है मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये थोड़ा सा कम हो जाती है, नैरो हो जाती है। ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। और जब ये नैरो हो जाती है तो यहाँ पे भी थोड़ा पानी तो कुछ ना कुछ रहेगा। 3 पार्ट इसका लैंड से, 1 वाटर से। जब इस खाड़ी की अगर साइज जो है, चौड़ाई जो है नैरो हो जाए तो इसी को बोला जाता है गल्फ। इसको क्या बोला जाता है, गल्फ बोला जाता है। एक टर्म यहाँ से सब लोग ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाड़ी क्या होती है, 3 पार्ट लैंड हो, 1 पार्ट वाटर हो। 1 पार्ट वाटर हो तो ऐसी बॉडी को, ऐसी वाटर बॉडी को बोला जाता है खाड़ी या बे। अगर उसी में उसी खाड़ी में से उसका जो साइज है वो और ज़्यादा नैरो हो जाए, अगर साइज नैरो हो गया, साइज नैरो है और 3 पार्ट लैंड है, 1 पार्ट वाटर है, तो उसको बोला जाता है गल्फ। उसको क्या बोला जाता है, गल्फ बोला जाता है। अब ध्यान से सुनो, अब वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो ये हमारे पास गल्फ थी, अब यहाँ पे पानी जो है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये पूरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़मीन होगी, ग्राउंड होगा, सरफेस होगा ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो पानी है बार बार कुछ फोर्स लगा के ये ज़मीन को क्या करे, ज़मीन को ही काटना शुरू कर दे। मतलब जिससे कटाव होता है ना ज़मीन को, तो क्या होगा कि खाड़ी से इसकी जो ये जो चौड़ाई है थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा। मतलब ये चौड़ा हो जाएगा, हो जाएगा मतलब ब्रॉड हो जाएगा। तो जब इसकी जो साइज है ये और ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, अब ये यहाँ पे पूरा पानी भरा है, इधर लैंड है, सेम वैसा ही रहे सिनारियो, सेम खाड़ी जैसा ही रहेगा, 3 पार्ट लैंड, 1 पार्ट वाटर, लेकिन बस साइज का डिफरेंस होता है। साइज और ज़्यादा अगर चौड़ी हो गई तो इसको जो बोला जाता है, इसको कहा जाता है बाइट। इसको क्या बोला जाता है, बाइट। ये ऐसा कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। एक इसका एग्जाम्पल जो है ऑस्ट्रेलियन बाइट होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये इसके अंदर आता है। ठीक, समझे ना। उसके बाद अगर हम चौथी बात करें, मान लो ये जो रिवर्स के सेडिमेंट है आके बहुत ज़्यादा वाटर को कवर कर लिए, बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, नैरो टू मच, बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, तो उस पार्ट को जो है बोला जाता है क्रीक। उस पार्ट को बोला जाता है क्या बोला जाता है, क्रीक। अब जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो अपने भारत में बहुत सारे तुमको क्रीक मिल जाएंगे। कहाँ, वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न तट पे मिलेंगे। जैसे एक होता है सर क्रीक करके होता है, एक सर क्रीक होता है, एक राजहर क्रीक होता है, एक राजहर क्रीक मिलके एक जो होता है गौरी क्रीक होता है। ये सारे देखो भारत वाले नाम लग रहे हैं ना, तो ये भारत के वेस्टर्न पार्ट में तुमको ये सारे क्रीक मिल जाते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, सर क्रीक, राजहर क्रीक, गौरी क्रीक। ठीक, तो ये बात हो गई वाटर बॉडी में पहली वाटर बॉडी खाड़ी की। खाड़ी में क्या मैं बताया कि ऐसी वाटर बॉडी जिसका 3 पार्ट लैंड साइड है, चौथी साइड जो है वाटर की है, तो उसको बोला जाता है खाड़ी। अगर वही खाड़ी की साइज जो है थोड़ा सा नैरो हो जाए, साइज जो है थोड़ा सा नैरो हो जाए, तो उसको बोला जाएगा गल्फ। अगर इसी खाड़ी की जो साइज है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो उसको बोला जाएगा बाइट। इसका एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ठीक, अगर इसी खाड़ी की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए, टू मच नैरो, तो उसको बोला जाता है क्रीक। और ये जो क्रीक है, सर क्रीक, राजहर क्रीक, गौरी क्रीक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो, तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि तुम ऑर्डर में लगाओ तो तुम अरेंज करो, तो तुम कैसे अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले आएगा क्रीक में इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा शार्प होता है। क्रीक के बाद फिर क्या आ जाएगा,
क्रीक के बाद फिर आ जाएगा गल्फ, इसका कुछ थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा रहेगा। गल्फ के बाद फिर आ जाएगा क्या, बे, इसका इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। और इसके बाद से फिर बे के बाद से फिर क्या वो आ जाएगा, ये वाला बाइट, बाइट आ जाएगा। बाइट में क्या हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा पूरी वाटर बॉडी हो गई। अब जो नेक्स्ट वाटर बॉडी है ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो वाटर बॉडी है वो है ओशियन, मतलब समुद्र। अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।